वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट हमने एक वीबीटी से रिलेटेड 3 थ्योरी पढ़ी थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे वीबीटी से आगे। ओके, टॉपिक क्या था वो समझने की ट्राई करो। पहले मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनता है, टॉपिक तो यही पढ़ रहे हैं कि मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस तरह फॉर्म होता है। वार्नर ये नहीं समझा पाया था। वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सप्लेन किए, लेकिन वार्नर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेटल एंड लिगेंड का बॉन्डिंग। तो इसी से रिलेटेड जो एक्सप्लेन था वो एक वीबीटी थ्योरी थी। वीबीटी थ्योरी के क्लास हमने पढ़ लिए। ओके, 8, 9, 10 क्लास लेक्चर जो है वो। लेकिन वीबीटी थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन है। अब वीबीटी थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है वो समझना हो कि लास्ट हमने यही पढ़ा है वीबीटी से रिलेटेड। तो वीबीटी थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसकी लिमिटेशन समझना, क्योंकि इसकी लिमिटेशन होगी और उसे ही सॉल्व करने के लिए एक और नई थ्योरी पढ़ने वाले आज हम। तो वीबीटी थ्योरी एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सही से नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी उसे सही से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वीबीटी थ्योरी इतनी बढ़िया नहीं है। तो एक लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर। सेकंड, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ना वो कलरिंग कंपाउंड होते हैं, और ये कलरिंग कंपाउंड किसकी वजह से होते हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है। तो सेकंड लिमिटेशन क्या है, कलरिंग कंपाउंड किस तरह कलरिंग कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सही से। नेक्स्ट, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड है ना, उनको सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। वीबीटी थ्योरी में देखा हमने कई बार क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या एवरेज लिगेंड बीच में आ गए तो क्लियर कट नहीं बता पा रहे थे कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बीच वाला ऑप्शन रख दिया था एवरेज टाइप का। तो यहां से क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं हो रहे थे स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। नेक्स्ट, उसके बाद जो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स हैं इसे भी सही से आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हम, कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा कौन सा टेट्राहेड्रल होगा। और एक और है कि काइनेटिक्स स्टेबिलिटी क्या होगी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन रहे हैं उसकी काइनेटिक स्टेबलाइजेशन किस तरह स्टेबल होते हैं वो कंपाउंड्स, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो लिमिटेशन क्या है वीबीटी की, पहले लिमिटेशन समझने की ट्राई करो कि ये लिमिटेशन है स्टेबलाइजेशन, कलरिंग या तो स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड, इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक और नई थ्योरी समझनी है और वही थ्योरी आज का टॉपिक है अपना। और नई थ्योरी कौन सी है, CFT। एक और नई थ्योरी समझने की ट्राई कर रहे हैं हम आज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और स्प्लिटिंग वर्ड यूज करेंगे यहां पर हम। अब है क्या, बेसिक समझने की ट्राई करना। पहले किसने डेवलप की थी ये थ्योरी, इन 1929 हैंस बेथे और एक दूसरा जॉन्स था, लेकिन इसका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन 1929 हैंस बेथे CFT थ्योरी इसी ने डेवलप की। जैसे MOT थ्योरी है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसी से रिलेटेड था ये सब कुछ और उसी अरसे में ना ये सारी चीज़ें फाइंड हुई है। तो CFT थ्योरी 1929 किसने डेवलप की है, हैंस बेथे ने। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अब CFT थ्योरी से रिलेटेड समझने के लिए हम सबसे पहले है ना बेसिक पॉइंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्डिंग कैसे समझा रहा था, मेटल एंड लिगेंड के बीच में क्या हो रहे थे, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा था। अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी मेटल एंड लिगेंड के बीच में क्या हो रहे थे, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पर क्या होता है, न्यूट्रल हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज है। तो पॉइंट समझना, यहां पर लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी थ्योरी मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रो
स्टैटिक बॉन्डिंग हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग मतलब आयोनिक बॉन्डिंग है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अब तुम बोलोगे सर यस लिगेंड नेगेटिव होते हैं वो तो आसानी से क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे कैटायन एनायन के बीच में। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम Fe+2 ले लेते हैं और Cn-, ये दोनों के बीच में तो आसानी से क्या होगा, बॉन्डिंग हो जाएगा क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन है। लेकिन दूसरा एक और लिगेंड ले लेते हैं हम H2O, सर ये तो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल और कैटायन तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड कहाँ बन रहा है, तो याद करो H2O कैसा कंपाउंड है, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल है। ये तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो यस यही पोलैरिटी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रल लिगेंड होंगे उसमें पोलैरिटी नेचर की वजह से क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यही है सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू CFT क्या होगा, मेटल एंड लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड होगा। कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। जबकि VBT थ्योरी में क्या था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा था, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा था। तो यहां पर दोनों चीजें अलग अलग है। सेकंड नंबर, इससे एक और चीज आगे, चलो अब डी ऑर्बिटल पर फोकस करो। मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल सी है, ओके। यहां पर हमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखना, वहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे, यहां पर कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। अब डी ऑर्बिटल्स टोटल 5 टाइप्स के हैं। कौन कौन से 5 टाइप्स वो समझना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट। उसमें से 2 ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो ऑन एक्सिस होते हैं, ओके। कहां पर, ऑन एक्सिस, एक्सिस पर होते हैं। और जबकि 3 ऑर्बिटल जो होते हैं सब सेल वो कहां होते हैं, बिटवीन एक्सिस। बोलो कौन से ऑर्बिटल्स डी के, कौन से सब सेल्स एक्सिस पर होते हैं, तो यह आसानी से पता चल जाएगा, dx² y², ये x एक्सिस एंड y एक्सिस पर होता है, और दूसरा dz²। जबकि तीसरे जो 3 और है, dxy, dy z एंड dzx, ये कहाँ होते हैं, बिटवीन एक्सिस होते हैं। अगर इसे रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं हम, यस ये x एक्सिस ले लेते हैं, ये y एक्सिस ले लेते हैं। डी ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है, डबल डम्बल, तो एक x एक्सिस पर एक और दूसरा y एक्सिस पर। ये समझने की ट्राई करना, ओके। चलो अब dz² के लिए क्या होता है, ये z एक्सिस ले लेते हैं हम इसे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आ गया यहाँ पर, और सेकंड भी उसी के ऊपर होता है, लेकिन उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे, सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। तो ये dz² पर है। चलो इसके लिए आ जाओ अब, ये x एक्सिस और y एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं हम, ये x है और ये y है, तो x और y के बीच में होगा यहाँ पर, क्लियर ना। इसी तरह ये yz और वो zx, सिर्फ नाम चेंज कर लो यहाँ से। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये 2 ऑर्बिटल जो होते हैं सब सेल वो कहाँ पर है, एक्सिस के ऊपर है। जबकि ये जो 3 है वो कहाँ पर है, बिटवीन एक्सिस है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये कि एक्सिस और बिटवीन एक्सिस। अब आ जाओ, हम CFT थ्योरी जो पढ़ेंगे ना आज के लिए, वो ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड सोचो, मेटल और 6 लिगेंड है ये। अब फोकस करना है यहां पर, ये मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे 6 है ना, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होंगे कोई ना कोई। अब फोकस करो, यहां से जो लिगेंड आ रहा है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस पर आ रहा है। एक पर्टिकुलर क्या हो रहा है, एक्सिस पर है। ये लिगेंड भी देखो एक पर्टिकुलर एक्सिस है, ये लिगेंड भी पर्टिकुलर एक्सिस पर होगा। अब इससे होना क्या है ना, वही समझना है हमें। सबसे पहले फोकस करो, डी की जो 5 सब सेल है वो सारे कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मतलब सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। डी के 5 जो सब सेल है, 5 ऑर्बिटल्स है सब सेल, उसके उन सब की एनर्जी सेम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिलअप होता है उसमें। आउट बाउ के रूल्स के हिसाब से सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर पेयरिंग बाद में होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सारे ऑर्बिटल्स क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स है उसके डी के अंदर। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है वो समझना।
तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं कि डी के जो 5 और सब सेल है वो कैसे अभी एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, मतलब कैसे, सबकी एनर्जी सेम है। ये 5 की बात कर रहा हूं मैं, सबकी एनर्जी सेम है। लेकिन अब सोचो लिगेंड आया, ओके, लिगेंड आ रहा है, लिगेंड अगर इसके सामने आ रहा है और एक्सिस पर आ रहा है लिगेंड, तो ज्यादातर कहां पर आ रहा है, लिगेंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अब जो मेटल है सेंट्रल Fe2+ ले लो, तो उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो यस, जैसे ही अब फोकस करना, ओके, यहां पर अब ये ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ एक्सिस बताने के लिए बता रहा हूं मैं तुम्हें। एक्स, वाई एंड जेड। अब अगर लिगेंड आ रहा है पर्टिकुलर, मान लो लिगेंड ये रास्ते से आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के सामने पड़ेगा। लिगेंड यहां पर आ रहा है तो वाई एक्सिस के सामने, और यहां से लिगेंड आएगा तो जेड एक्सिस के सामने। इसका मतलब क्या हुआ, लिगेंड जहां से आ रहा है एक्सिस के सामने पड़ रहा है। अब एक्सिस के सामने तो दो ऐसे ऑर्बिटल्स है, ये जो एक्सिस के सामने, तो एक्सिस के सामने जब लिगेंड आ रहा है, ये भी एक्सिस है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन होने की वजह से इनकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब जो एक्सिस के ऊपर है उनमें रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा मतलब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो ना, स्टेबिल, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, यहां पर इंक्रीज हो रही। तो जो एक्सिस के ऊपर है उनमें क्या होगा, यहां पर लिख रहा हूं मोर रिपल्सन, यहां पर मोर रिपल्सन होगा, यस। सेकंड, मोर रिपल्सन है तो एनर्जी क्या होगी इनकी, ये ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीजेज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों की एनर्जी चेंज हो रही है। दूसरा, ये जो 3 है जो बिटवीन एक्सिस है, उससे तो लिगेंड दूर है ना, उसके तो सामने नहीं आ रहा, सीधा से सामने आ रहा है, वो नहीं आ रहा सामने। अब सीधा सामने नहीं आ रहा मतलब इसमें रिपल्सन तो है नो डाउट, लेकिन रिपल्सन कैसा है यहाँ पर, लेस। तो यहाँ पर रिपल्सन इसकी कंपेयर में कैसा है, लेस रिपल्सन। कंपेयर कर रहा हूं मैं इसकी कंपेयर में, तो यहाँ पर क्या होगा, लेस रिपल्सन है। सेकंड, रिपल्सन अगर कम है यहाँ पर, तो इसकी कंपेयर में इसकी एनर्जी भी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। नो डाउट पहले जो ऑर्बिटल थे, जब लिगेंड नहीं आया उसके पास, तब उसकी जो एनर्जी थी वो डिजेनरेट थे, सबकी एनर्जी क्या थी, सेम थी। लेकिन जैसे ही लिगेंड अंदर एंटर हो रहा है, लिगेंड जैसे ही अंदर एंटर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सिस के ऊपर आने से इनकी एनर्जी बढ़ गई, और ये 3 की एनर्जी भी क्या हो गई, स्टार्टिंग की कंपेयर में तो बढ़ गई, लेकिन इससे क्या हुई, थोड़ी कम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस बट लेस देन ऑन एक्सिस, लेकिन इससे क्या होगी, कम होगी। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहां पर। तो इससे क्या होगा, एनर्जी इससे थोड़ी कम होगी। अब सोचो क्या होगा, जो पहले बिना लिगेंड के डी ऑर्बिटल्स थे वो सबकी एनर्जी एक जैसी थी, दैट्स कॉल्ड द डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, ये सबकी एनर्जी एक जैसी। जैसे ही लिगेंड आया, अब क्या होगा, इनकी एनर्जी जो एक्सिस पर थे, कौन से एक्सिस पर थे, 2 ऑर्बिटल एक्सिस पर थे ये वाले, उनकी एनर्जी बढ़ गई एक लेवल से। दूसरा, जो 3 ऑर्बिटल थे और उनकी एनर्जी भी बढ़ी, लेकिन क्या हुई, उनकी एनर्जी थोड़ी कम हुई। समझ रहे हो ना ये। तो यहां पर हो क्या रहा है, ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहा है, हो रहे हैं ना ऑर्बिटल स्प्लिट एज पर एनर्जी। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, और जिसकी एनर्जी कम है वो नीचे आ रहे हैं। तो यहां पर स्प्लिटिंग हो रही है। अब फोकस करना है यहां पर, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, गैप है ये दोनों के बीच में, वो गैप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैरी सेंटर से। तो ये क्या होगा, इट इज अ बैरी सेंटर। तो ये क्या है, बैरी सेंटर। हाँ, अब हम जो ग्राफ जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो ये वाला ड्रॉ नहीं करेंगे, हम कहां से ड्रॉ करेंगे, बैरी सेंटर से ड्रॉ करेंगे। फोकस करना, स्टार्टिंग में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी तो कम ही होगी, लेकिन जैसे ही लिगेंड आया ये 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ये 3 की भी एनर्जी बढ़ी जो स्टार्टिंग थी, और दोनों के बीच में जो गैप है यहां से, उसी को हम कौन सा सेंटर बोल रहे हैं, बैरी सेंटर। अब जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, किससे रिलेटेड ड्रॉ करना है, हमें बैरी सेंटर से ही ड्रॉ करना है। टेक्स्ट बुक में भी तुम अगर डायग्राम देखोगे ना तो यहां से है,
2 ऑर्बिटल ऊपर है, 3 ऑर्बिटल नीचे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी इसकी कम हो गई, बड़ी, लेकिन थोड़ी इसकी कंपेयर में कम है। तो यहाँ से ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले ये लिख लो, बाद में लिख रहे हो। चलो आगे। बंद करना यार, चलो फोकस करना, बंद कर, फोकस करना। चलो यहाँ पर यही डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं अब हम, लेकिन पॉइंट कहाँ से लेंगे? बैरी सेंटर से लेंगे। फोकस। चलो डीजनरेट ऑर्बिटल है 5 हमारे पास, 5 डीजनरेट ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है? सिमिलर, सबकी एनर्जी सेम है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा। अब स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है? 2 ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और 3 ऑर्बिटल जो है वो नीचे इंडिकेट करेंगे। ये 3 ऑर्बिटल जो है उसके लिए पर्टिकुलर नाम देने वाले हैं। इट्स कॉल्ड दी T2G। जबकि ये 2 ऑर्बिटल है उसके लिए नाम देने वाले हम EG। अब क्या है वो बाद में, एक और क्लास ले रहे हैं। अब बंद कर देना यार, खांसी खाना बिना काम की। तो इसे बोलेंगे EG और इसे बोलने वाले हम T2G। अब क्या इससे रिलेटेड एक और क्लास बना लेते अलग से। चलो आगे। यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमने क्या किया? स्प्लिटिंग करके एक गैप बताई है। अब यहाँ पर हमारे सामने VBT में एक लिमिटेशन थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड क्लियर नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर क्लियर है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग की गैप जो है ना बहुत ज़्यादा होगी, वो फिक्स है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा मेटल के साथ तो ये गैप क्या होगी? ज़्यादा होनी है। और अगर वीक लिगेंड है तो ये गैप क्या हो जाएगी? कम होगी। तो वीक लिगेंड के लिए हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? तीन ऑर्बिटल्स यहाँ पर और 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर, मतलब ये EG और ये T2G इंडिकेट करेंगे। अब ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसी से रिलेटेड आगे पढ़ लेते हैं। चलो अब हम ये जो स्प्लिटिंग हुआ इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यही क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। और इसे डिनोट करेंगे हम डेल्टा O से। ये क्या है? डेल्टा O, मतलब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है ये। सेकंड नंबर, ये पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से अगर ऊपर वाली गैप देखो तो कितनी है वो, और नीचे गैप देखो तो कितनी है वो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो एनर्जी गैप है ना बिटवीन EG एंड 2TG, इट्स कॉल्ड दी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इससे रिलेटेड MCQ बनता है, ये कैलकुलेशन पूछते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से रिलेटेड MCQ होता है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड होगा और पूछेंगे इसकी CFSE वैल्यू कितनी होगी। चलो नेक्स्ट, ये गैप कितनी है वो, तो इसे हम इंडिकेट करने वाले हैं +0.6, 3/5, ओके। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम -0.4। कितना है ये? 2/5। कैसे? अब फोकस करना, ये समझना है हमें, जिसे हम बोल रहे हैं CFSE वैल्यू। ऊपर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 0.6 है ना, और कितने हैं? 2। तो कितने हुए? मैं EG के लिए लिख रहा हूँ 0.6 × 2, 1.2 प्लस, चलो T2G के लिए लिख रहा हूँ 0.4 × 3 -1. तो एनर्जी टोटल गैप कितनी इंडिकेट करेंगे हम? 0। तो टोटल कितना हुआ? बैरी सेंटर से अगर काउंट करो तो 0। इसी तरह काउंट करना है हमें कि T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से, EG में कितने इलेक्ट्रॉन से, उसे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो फॉर्मूला बाद में देख रहे हैं हम कैलकुलेशन के वक्त। फोकस करना है यहाँ पर क्या है, बस वही। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेकर समझने की ट्राई कर रहे हैं। अब कोई कंपाउंड गिवन है और उससे रिलेटेड हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है ना, वो तो स्प्लिटिंग तो क्लियर है ना तुम्हारे लिए। अब इसमें से हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे वो, एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर,
वो तो कैसे काउंट करने वाले हम, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन से, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करेंगे। देन मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद 4 नंबर पर ये वैल्यू काउंट करने वाले हैं, CFSE वैल्यू। 5 नंबर स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करने वाले हैं यहां पर। टू एस प्लस, फॉर्मूला क्या है इसका, 2s+1। फॉर्मूला याद रखना होगा 2s+1 मल्टीप्लिसिटी के लिए, स्पिन कितना होगा उसका। और लो हाई स्पिन कंपाउंड है या लो स्पिन कंपाउंड है, एक और चीज काउंट करने वाले हम। तो पहले बेसिक चीजें इतनी कैलकुलेट करेंगे हम, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई कर रहे हैं अब। चलो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड ले लेते हैं। एग्जांपल FeH2O 6+2, वीक लिगेंड है H2O। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम FeNH3 बंद करना यार आवाज अब। H2O कैसा है यहाँ पर, वीक लिगेंड है। चलो Fe+2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसके लिए, आर्गोन एंड 3d6। ओके 3d6 है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें यहाँ पर ही फोकस करना है 3d6। यहाँ पर भी वही चीज़ है Fe+2, तो 3d6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 24, इसके लिए भी 24, तो 3d6 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहाँ पर 3d6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें 6। अब अगर मान लो वीक लिगेंड है तो उसका स्प्लिटिंग क्या होगा, कम, स्प्लिटिंग गैप क्या होगी, बहुत कम होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग गैप क्या होगी यहाँ पर, ज्यादा होनी है। चलो फर्स्ट कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हम H2O के लिए ले रहे हैं, वीक लिगेंड के लिए, यही एग्जांपल। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू आउबाउ एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, सेकंड, थर्ड। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो वीक लिगेंड की वजह से ये स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जंप कर लेता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर, अब 6 नंबर जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर अब पेयरिंग करेगा वो। अब यही चीज अगर मान लो NH3 वाला कॉम्प्लेक्स है तो उस वक्त स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वहां पर पेयरिंग किस तरह है ना वो समझनी है हमें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों की एनर्जी सेम है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये एनर्जी को वो क्या कर सके, कवर करके ऊपर जंप कर सके, इतनी एनर्जी नहीं है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पेयरिंग कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन अगर 7th इलेक्ट्रॉन होता तो वो पेयरिंग करने ऊपर जाता। तो यही है स्प्लिटिंग का मतलब। अब जो जो चीजें यहां पर लिखे ना वो काउंट करनी है हमें यहां पर। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग गैप इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या कर रहा है, पेयरिंग कर रहा है। यहां पर वीक लिगेंड की वजह से इतनी ज्यादा गैप है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, ये 3 में फिलअप होने के बाद ऊपर भी आसानी से जा सकता है। चलो अब इसी से रिलेटेड फर्स्ट नंबर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर वीक के लिए, ये वीक के लिए मैंने फिलअप किया हुआ है। टोटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4, जबकि यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। सेकंड नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब ये कैसा हुआ, इट इज अ पैरामैग्नेटिक, जबकि ये डायमैग्नेटिक। यही थ्योरी वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सही से, जितनी बढ़िया से CFT एक्सप्लेन कर पा रही है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंटम तो निकालना आ जाएगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट उसके बाद CFSE कितना होगा इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वही इसी से फॉर्मूला निकालेंगे हम वापस। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो चलो यहां पर क्या होगा, T फॉर्मूला देखना यहां पर, T2G
-0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन्स इन EG। चलो -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके लिए ले रहे हैं पहले, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 0.6 EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 1.6 प्लस 1.2 आंसर कितना आएगा -0.4। अगर तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछ रहे हैं, अब बंद करना कमेंट बीच में। कोई कमेंट नहीं किया आपने, मल्टीप्लाई को प्लस की तरह लिखा है। मैं वही सोच रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन है ये। चलो अगर एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हें पूछे कि ये कंपाउंड की CFSE वैल्यू कितनी है तो ये पैटर्न से काउंट करोगे। चलो अब इसके लिए कितनी होगी, अब यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो क्या अब हम थर्ड नंबर, तो -0.4 कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में 6 प्लस EG में तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो 0.6 इंटू 0 तो कितना हुआ है यहाँ पर -2.4। तो ये एनर्जी गैप से हम या CFSE वैल्यू से उसकी स्टेबलाइजेशन समझ सकते हैं। क्लियर, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं ये। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन होगा और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन हाई स्पिन है और कौन लो स्पिन है। उससे पहले एक टर्म समझ लो P क्या है। तो P है एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, पेयरिंग कर रहा है, ओके, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर क्या हो रहा है, पेयर कर रहा था, जबकि यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन वीक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था, अब साइड जाकर वहां पर फिल हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहां पर P से। अब पॉइंट फोकस करना, 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स है अपने पास इसी के बेस पर, एक है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे हम, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जिसमें वीक लिगेंड है वो कौन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड होता है वो कौन सा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे। वीक लिगेंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए एक डेटा याद रखना, डायरेक्ट MCQ में पूछता है ये कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो डेल्टा O वैल्यू है, ओके, एनर्जी गैप है या स्प्लिटिंग फील्ड है दोनों के बीच में, वो वैल्यू कितनी होती है, P से कम होती है। जबकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में ये जो स्प्लिटिंग की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, P से इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पेयरिंग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहे हैं वहाँ पर स्प्लिटिंग की गैप क्या होगी, P की कंपेयर में ज़्यादा होगी, समझना ये पॉइंट, ओके। और जहाँ पर क्या आ रहे हैं, वीक लिगेंड आ रहे हैं, जैसे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसमें डेल्टा O की वैल्यू क्या होगी, लेस देन P होगी। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ओके, यहाँ से ही। तो पहले ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो थ्योरी हमने पढ़ी है यहाँ पर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ी है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी किसके लिए, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के लिए था। और स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, किसका नाम T2G और EG है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवानी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। दूसरा ये CSFE वैल्यू कितनी होगी, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट JEE के लिए MCQ यहाँ से बनता है एक। पहले ये लिख लो।